पहले हम बात करेंगे भौतिक रसायन की, अकार्बनिक रसायन की। इसके बाद कार्बनिक के करेंगे, सारे एक ही वीडियो में आज करवा देंगे। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अब है कार्बनिक रसायन। 17 नंबर से कार्बनिक रसायन के क्वेश्चन करेंगे। तो लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को प्रख्यात करती है? तो पहले हम बात करेंगे भौतिक रसायन की। तो शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक है, तो क्या होता है? घट जाता है या बढ़ जाता है? क्या होगा इसका आंसर? शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी में अशुद्धियाँ वाष्प के दबाव को कम कर देती हैं, जिसका अर्थ है कि क्वथनांक तक पहुँचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के 9वें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो ये होता है n²। क्या होता है? n²। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन से निर्मित होता है तथा इससे इलेक्ट्रॉन संलग्न होता है। हाइड्रोजन परमाणु के 9वें स्थिर कक्ष का हाइड्रोजन परमाणु के n² के समानुपाती होता है। तीसरा नंबर देखेंगे, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो क्या कहा जाता है? जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन के संयोग के लिए होता है। दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास अपचयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहा जाता है। 2ZnO इक्वल हो जाता है 2ZnO, O2 को अलग कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। ये चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो लिथियम की। किसकी है? लिथियम की। तो किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत त्रिज्या का एक सटीक माप प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार दो बंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। बंधन के आधार पर परमाणु की अलग अलग त्रिज्या होगी, इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं होता। इसलिए परमाणु की कोई भी त्रिज्या उनके द्वारा बनाए गए बंधों पर निर्धारित की जाती है। उपर्युक्त विकल्प में लिथियम की परमाणु त्रिज्या 167 pm सर्वाधिक है। अन्य विकल्पों में बेरिलियम तथा बोरान की परमाणु त्रिज्या क्रमशः 112 और 87 है। बेरिलियम की 112 और बोरान की 87 pm। नोट, फ्रांसियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक 348 पिकोमीटर होती है। किसकी? फ्रांसियम की। तथा हीलियम की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम होती है 0.208 nm होती है। ओके, इसके बाद पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है एथिलीन का। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक रंगहीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H4। एथिलीन का क्या होता है रासायनिक सूत्र? C2H4। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं, क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। ये उत्पाद फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती है। कौन? एथिलीन। ओके, इसके बाद बात करते हैं छठवां नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह उदासीनीकरण होती है। कौन सी होती है? उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। NaOH और HCl, ये अम्ल हो गया, NaOH क्षार हो गया, जिससे बन जाता है लवण NaCl और H2O पानी हो गया। ठीक है, इसके बाद सातवां नंबर, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में जो है
टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। कुछ खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसके बाद सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल और नींबू का रस सिट्रिक अम्ल। अंगूर टार्टरिक, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टरिक। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला जाने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड फेरिक क्लोराइड का उत्पादन होते हैं। जैसे Fe हो गया आयरन, 2HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और FeCl2 आयरन क्लोराइड हो गया, और H2 हो गया हाइड्रोजन गैस। तो धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया कराने पर नमक, आयरन क्लोराइड और गैस H2 उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में किसका pH 7 से अधिक है? तो गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा और सिरका, इनमें से मतलब किसका जो है pH 7 से अधिक है? तो रक्त प्लाज्मा का। किसका अधिक है? रक्त प्लाज्मा का। मानव रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का pH मान 7.4 से अधिक होता है। 7.4 से अधिक होता है। पानी में घुलनशील पदार्थों की अम्लता क्षारीयता को मापने का मापक pH मान कहलाता है। अम्लता या क्षारीयता मापने का मापक जो होता है वो क्या कहलाता है? pH मान कहलाता है। pH मान पैमाना 0 से 14 तक निर्धारित होता है। pH मान 7 वाले पदार्थों को उदासीन पदार्थ माना जाता है, जबकि 7 से ऊपर pH मान वाले पदार्थ को क्षारीय माना जाता है, और 7 से कम वाले को अम्लीय। तो जिसकी जो अम्लीयता होगी 7 से कम होगी तो अम्लीय होगा, और pH मान जो होगा 7 से कम होगा तो अम्लीय प्रकृति होगी, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। ठीक है। तो ये थे भौतिक रसायन के क्वेश्चन। अब यहाँ से हम करेंगे अकार्बनिक रसायन के। इसके बाद कार्बनिक के करेंगे। सारे एक ही वीडियो में आज करवा देंगे। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का। लेड पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप होता है। इसमें कमजोर सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधी कार्बन परमाणुओं की फिसलन युक्त परतें होती हैं, जिसके कारण इसकी प्रकृति कोमल होती है, और इसे भारी मशीनों में ठोस स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल। एथेनॉल निर्जल एथिल एल्कोहल C2H5OH होता है, जिसे गेहूं, मक्का, गन्ने तथा शक्कर आदि से उत्पादित किया जा सकता है। इसमें स्टार्च की मात्रा उच्च होती है। एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में किया जाता है, जबकि मेथेनॉल, हेक्सेनॉल आदि जैसे अल्कोहल शराब के रूप में पीने के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। मेथेनॉल का अणु सूत्र होता है CH3OH। इसे कास्ट अल्कोहल या कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि पहले इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता था। यह अत्यंत विषैला होने के कारण पानी पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। इसके बाद देखेंगे 12 नंबर, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक होता है। तो वह यौगिक होता है CaCH3 का होल ट्वाइस। C नंबर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट Ca और ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस होता है। पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देता है। जब पानी में घुलता है तो पानी को कठोर बना देता है। नोट, पानी की कठोरता बाइकार्बोनेट, सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल जो अम्लीय KMNO4 का रंग नष्ट कर देता है, वह होता है आपका C6H8 और O7। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। साइट्रिक एसिड
क्या बोलते हैं इसको, साइट्रिक एसिड C6H8 और O7। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जिसे लाल दवा भी कहा जाता है, किसको, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहा जाता है और इसका रंग जो है नष्ट कर सकता है। ठीक, इसके बाद 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर है निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है जो C/137। क्या होती है, C/137। किसकी चाल, इलेक्ट्रॉन की चाल। ठीक है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल C/137 होती है। इसके बाद देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है। तो किसका रासायनिक सूत्र है, ये है आपका कौन सा, Al2O3 2SiO2 और 2H2O। ये है आपका चीनी मिट्टी का सूत्र। किसका सूत्र है, चीनी मिट्टी का। Al2O3 2SiO2 2H2O चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। चीनी मिट्टी या केओलिनाइट एक प्रकार की सफ़ेद व सुघट मिट्टी है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। इसका रासायनिक संगठन जल युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट Al2O3 2SiO2 2H2O है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी। तो मिट्टी के तेल की सतह जो है गिरेगी। क्या होगी, गिरेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ हैं, फिर भी बर्फ के टुकड़े ठोस अवस्था को मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ अपने आकार में 3/4 भाग के बराबर तेल को विस्थापित करता है, जिससे पहले तो तेल के ऊपरी सतह उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने और पानी बनने पर पानी ऊपरी सतह की आच्छादित कर देता है और अमिश्रणीय प्रकृति के कारण तथा तेल की सतह का स्तर गिर कर अपनी प्रारंभिक सतह को प्राप्त कर लेता है। तो ये थे अकार्बनिक रसायन विज्ञान के क्वेश्चन। अब है कार्बनिक रसायन। 17 नंबर से कार्बनिक रसायन के क्वेश्चन करेंगे। तो लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को प्रख्यात करती है। तो ये करती है क्षार के। किसको करती है, क्षार के। G.N. लुईस ने अम्ल और क्षार का वर्णन करने के लिए एक वैकल्पिक अवधारणा प्रस्तावित किया। इन्होंने संरचना और बंधन के आधार पर अम्ल और क्षार की सामान्यीकृत व्याख्या दी है और इस प्रकार विकल्प ए उत्तर हो जाएगा। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। तो इस फॉर्मेशन, स्प्लिटिंग और हाइड्रोलिसिस। तो ये हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम हाइड्रोलिसिस है। इस अभिक्रिया के उत्पाद अम्ल और जल, उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि लवण है और कुछ अतिरिक्त जल के अणुओं का विलयन होता है। ठीक है, बनता है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोलाइडी नहीं है। तो कौन सा कोलाइडी नहीं है, सिरका। कौन सा नहीं, सिरका। सिरका जो है कोलाइडी नहीं है। इसके डिटेल देख लेते हैं। सिरका या एसिटिक एसिड CH3COOH जल में वास्तविक विलयन का उदाहरण है, ना कि कोलाइड का। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि वास्तविक विलयन 2 या अधिक घटकों का समरूप होता है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देते हैं। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद रासायनिक घटक होता है। तो यह होता है आपका फास्फोरस। क्या होता है, फास्फोरस। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक लाल फास्फोरस तथा बारीक पिसा हुआ कांच का
पाउडर होता है। लाल फास्फोरस एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। जब माचिस की तीली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण और गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तीली में मौजूद पोटेशियम क्लोरेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके कारण उनके बीच अग्नि की लौ उत्पन्न होती है और माचिस की तीली जल उठती है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ग्रेफाइट का। किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने की HPHT और CVD दो विधियां हैं। HPHT और CVD दोनों विधियों में एक बीज से तथा दूसरे हीरे के एक टुकड़े से शुरू होती है और HPHT विधि में बीज शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अत्यधिक उच्च दबाव के संपर्क में आता है। CVD विधि में बीज को कार्बन युक्त गैस से भरे हुए एक सील बंद कक्ष के अंदर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस, इसको 1500 डिग्री सेल्सियस और इसको 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे गैस बीज से चिपक जाती है और धीरे धीरे हीरा बनता है। ठीक है, तो जो है HPHT विधि है इसमें 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा किया जाता है और इसमें जो CVD विधि है इसमें 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद 22 नंबर देखते हैं। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो व्यापारिक नाम है सफ़ेद या व्हाइट लेड। ठीक है, क्या नाम है? सफ़ेदा या व्हाइट लेड। इसकी डिटेल देख लें तो सफ़ेद सीसा या बेसिक लेड कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र PbOH का होल ट्वाइस 2PbCO3 होता है। ध्यातव्य कि सफ़ेद सीसा एक सफ़ेद पाउडर है जो पानी में अघुलनशील और लेकिन तनु एसिड में घुलनशील। इसकी उच्च अपारदर्शिता और प्रकाश और मौसम के संपर्क को झेलने की क्षमता के कारण इसका उपयोग पेंट में सफ़ेद रंग द्रव्य के रूप में किया जाता है तथा जीवाणु रोधक गुण होने के कारण सौंदर्य प्रसाधनों में भी उपयोग किया जाता है। हालांकि यह अत्यधिक विषैला होता है और सांस लेने में जोखिम पैदा करता है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होता है? तो इसका pH मान होता है जो 7 से कम होता है। अम्ल प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण pH 7 से कम होता है, जबकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन pH 7 होता है। ठीक है, इसके बाद 24 नंबर देखते हैं। कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो ये है आपका हल्दी। ठीक है, हल्दी। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं उन्हें अम्ल तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं वह क्षार कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का pH 7 से नीचे होता है और क्षार का 7 से ऊपर होता है। इन्हें पहचानने के लिए अम्ल क्षारक सूचक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अम्ल क्षारक सूचक। अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचकों में हल्दी, लाल बंद गोभी का पत्ता, गुड़हल का फूल आदि शामिल हैं। हल्दी पीले रंग की होती है, इसे अम्लीय विलयन में डालने पर पीली ही रहती है, क्षारीय विलयन में डालने पर लाल हो जाती है। अम्लीय में डालेंगे तो पीली ही रहेंगी, लेकिन क्षारीय में डालेंगे तो ये लाल हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की गैस क्रिया कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसमें बनता है आपका विरंजक चूर्ण। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस में क्लोरीन गैस Cl2 की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्राप्त होता है। CaOH ये बुझे चूने का फॉर्मूला है, OH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन, जब इसको मिलाया गया तो क्या बना? CaOCl विरंजक चूर्ण बनता है और जल बनता है H2। यह प्रतिक्रिया कमरे के ताप पर होती है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनता है।
तो ये थे रासायनिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन, सारे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम विविध क्वेश्चन करेंगे। इससे 25 नंबर तक कर लिया था, ये रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम कर रहे थे, प्रीवियस ईयर कर लिया था। अब हमें विविध के 26 नंबर से करना है। तो निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? तो कौन बदल देता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है वॉशिंग सोडा का घोल, सिरका, बेकिंग सोडा का घोल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सिरका जो है, ये सिरका जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है ना, लाल लिटमस को नीला कर देता है। जब लिटमस पेपर को अम्लीय पदार्थ में डुबाया जाता है तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है जब अम्लीय में डुबाते हैं, और जब लिटमस पेपर को क्षारीय पदार्थ में डुबाया जाता है तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। सिरका एक अम्लीय पदार्थ है, वहीं वॉशिंग सोडा जो है, वो सोडा का घोल, वह बेकिंग सोडा का घोल, ये क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में है रासायनिक भाषा में मोर्चा, ये जंग क्या है? जंग जो मोर्चा लग जाता है ना लोहे में, तो उसको बोले है कि ये क्या है? तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसकी डिटेल देख लेते हैं। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग को फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO2, रासायनिक सूत्र ऑफ CO2 का ठोस रूप एक अणु जिसमें एक कार्बन परमाणु होता है जो 2 ऑक्सीजन परमाणु से बंधा होता है। सूखी बर्फ रंगहीन, गंधहीन एवं गैर ज्वलनशील होती है तथा पानी में घुलने पर घोल के pH को कम कर सकती है, जिससे कार्बोनिक एसिड H2CO2 बनता है। क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड, और इसका रासायनिक सूत्र होता है H2CO2। तो इसके बाद हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये तो इसमें जो है ये CaO कैल्शियम, कठोर धातु के ऑक्साइड का संक्रमण तथा धातु ऑक्साइड जैसे कि तांबा, जस्ता, लोहा और क्रोमियम के ऑक्साइड अपनी सीमित क्षारीयता के कारण पानी में नहीं घुलते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातु ऑक्साइड भी पानी में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड स्वयं बुझे हुए घोल देते हैं और सीमित मात्रा में घुलनशील होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसके बाद हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में साबुन उद्योग का उपजात क्या है? तो साबुन उद्योग का उपजात जो है ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। साबुन उद्योग का उपजात ग्लिसरॉल होता है। वस्तुतः साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, जिसके पामिटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल और ओकोइक अम्ल प्रमुख हैं। अच्छे साबुन में 10% की अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अच्छे साबुन में जो है 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो कौन शामिल है? जल शामिल है। इसमें सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जल एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल किया जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अम्ल और क्षार के रूप में कार्य कर सकता है। यह अम्ल और क्षार दोनों को निष्क्रिय कर देता है। इसके उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का क्या नाम है? तो इस घटना का नाम है उत्सादन। क्या नाम है? उत्सादन। डिटेल देख लेते हैं इसकी। किसी पदार्थ को बिना तरल बने ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करना ऊर्ध्वपातन या उत्सादन कहा जाता है। अगर ऑप्शन में उत्सादन की जगह ऊर्ध्वपातन होता है तो ऑप्शन ये भी ठीक होगा। उदाहरण, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, तो यह घटना उत्सादन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु को
का नाम बताइए। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो वह धातु है पारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु जो है पारा होती है। पारे को क्विक सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं पारे को? क्विक सिल्वर। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम अत्यंत अविक्रियाशील धातु है जिससे इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन जो है, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसी के उत्पादन में उपयोग होता है। तो ये होता है पेंट में। किसमें होता है? पेंट में। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो किसके उत्पादन में उपयोग होता है? पेंट के। इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में इसकी जिंक ऑक्साइड एक खनिज यौगिक है जिसे ZnO के नाम से भी जाना जाता है, जो सफ़ेद पाउडर के रूप में बनता है। यह पानी में अघुलनशील है। जिंक ऑक्साइड का सर्वाधिक उपयोग जो है रबड़ उद्योग में किया जाता है तथा दवाओं के निर्माण में भी इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। इसके अन्य उपयोगों में लेजर डायोड, पेंट पिगमेंट, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। 35 किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो क्या व्यक्त की जाती है? उसकी जो है उसकी कैलोरी व्यक्त की जाती है। क्या व्यक्त की जाती है? उसकी कैलोरी मान व्यक्त की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कोई ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह उस ईंधन की दक्षता कहलाती है। ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में मापा जाता है जो कि 1 किलोग्राम ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है। ईंधन की दक्षता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? जूल प्रति किलोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल प्रति किलोग्राम। इसके बाद हम 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो धातु निष्कर्षण में कोक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोक का। इसकी डिटेल देख लेते हैं। धातुओं के अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक का प्रयोग धातु कर्म प्रक्रिया में एक अपचायक कारक के रूप में होता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी किया जाता है तथा साथ जल गैस प्रोड्यूसर गैस के निर्माण का भी कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक कार्बन का एक रूप है। यह कठोर सरंध्र तथा भूरे काले रंग का पदार्थ है जिसमें लगभग 98% कार्बन होता है। कितना होता है? 98% होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और जलने पर बहुत कम धुआं उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है। तो ये होता है UAA। क्या होता है? UAA। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। अनुलिपिक समापन त्रिक UAA होता है। समाप्ति के लिए कोडन UAA और UGA है। इस अवस्था में अंततः प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसे स्टॉप कोडन के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन कई उत्पादित कारकों का बंध बनाकर अनुलिपिकरण के अंत का संकेत देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। तो ये है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु एक बंद वलय में जुड़े होते हैं। इस वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु पाई इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। एरोमेटिक यौगिकों में एक विशेष गंध होती है। ठीक है, इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें है सूची को मिलाना है। फर्स्ट सूची को सेकंड सूची में ये रंग है दिए गए हैं और इनके रंगों से मिलाना और ये संयोजन है। तो मैजेंटा जो होता है
तो मैजेंटा आपका होता है लाल और नीला, तो ये क्या हो जाएगा, लाल और नीला। इसके बाद टील जो है, टील होता है आपका नीला, हरा और सफ़ेद। क्या होता है, नीला, हरा और सफ़ेद। मोव जो होता है, मोव जो होता है ये होता है आपका नीला, लाल और सफ़ेद। और सियान जो होता है हरा और नीला होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इसमें डिटेल देख लेते हैं। मैजेंटा लाल और नीला, टील नीला, हरा और सफ़ेद, मोव नीला, लाल और सफ़ेद, सियान हरा और नीला। ठीक है, इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो कौन सा करता है, तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि मंद प्रतिक्रियाएं वे हैं जिनके वेग साधारण ताप पर मापे जा सकते हैं तथा इन प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि को का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रतिक्रियाओं की दर को विष या अवरोधक धीमा करता है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की क्रियाविधि बदल जाती है। धन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, जिससे प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। ठीक है, वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकारक एक ही प्रावस्था में रहते हैं समांगी प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकार एक से अधिक होते हैं प्रावस्था में हो रहती हैं उन्हें विषमांगी प्रतिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प में से कोई नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो बिजली का कुचालक जो है कोई नहीं है, क्योंकि नमकीन पानी जो होता है ये भी सुचालक होता है, संतरे का रस जो होता है ये भी सुचालक होता है, नींबू का रस जो होता है ये भी सुचालक होता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। तो नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस बिजली का सुचालक है, और उसमें क्या पूछा, कुचालक, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहां इन घोलों में अशुद्धियां घुल जाती हैं तो परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरह से विद्युत का संचालन करता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो ये यहाँ पर विलयन की सांद्रता में जाना जाता है। किस में जाना जाता है, विलयन की सांद्रता। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की अपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन से फाइबर का? तो ये केवलर फाइबर होता है, केवलर फाइबर होता है जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। केवलर फाइबर यह एक कृत्रिम रेशा होता है। कैसा रेशा है, कृत्रिम रेशा है। यह गर्मी का प्रतिरोधी होता है। केवलर जो है मुख्यतः पॉलीएमाइड का कृत्रिम बहुलक है, जिसमें एमाइड समूहों को पैराफेनिलीन समूहों द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है? तो इसमें जो है प्रयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए करने वाला अंक जो है ऑक्टेव संख्या कहलाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता देखने के लिए तो पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होगा उसकी ऑक्टेव संख्या उतनी ही अधिक होगी। आइसो ऑक्टेन की संख्या जो है 100 होती है 100, तथा एन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या जो है 0 होती है। अतः विकल्प ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई सत्य नहीं। कृत्रिम पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है तो जैव आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव आवर्धन। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो कृत्रिम स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय है। जैव आवर्धन के प्रमुख कारण अवैज्ञानिक कृषि, कार्बनिक तत्व, औद्योगिक गतिविधियां आदि हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ये होता है जैविक आवर्धन। क्या होता है, जैविक आवर्धन।
प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर अपघटनीय कीटनाशकों के संचय को जैविक अपवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के अवशेषों जैसे गैर अपघटनीय पदार्थों को जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसलिए वे भोजन के साथ अगले पोषी स्तर के जीवों में चले जाते हैं। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म जो होते हैं प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं कोलीफॉर्म। ठीक है, तो प्राणियों के पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में और पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कोलीफॉर्म कहा जाता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भू सतह के जल में, मिट्टी में तथा पौधों पर भी पाए जाते हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। ठीक है, कौन? कोलीफॉर्म। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत को क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि जो है टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जिंक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है। यह जिंक जो है भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ, भोजन में पाया जाने वाला जो साधारण एसिड होता है उसके साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त बना देता है। इसीलिए जो है जिंक की बजाय टिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन। ये यहाँ से पूरे कंप्लीट हुए सारे विविध, और जीव विज्ञान के तो हम कर चुके हैं सारे क्वेश्चन। अब हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के अगले वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप पर समय पर मिल जाए आपको।